Good morning to all of you. Once again, we have come to discuss on a very particular topic, on a very important topic of history, especially it is related to historiography, that is known as the causation in history. What do you mean by the causation of history? What is the role? What is the importance of causation in history? These things will be discussed in this particular lecture. तो आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं कि इतिहास में कारणता क्या है। इतिहास में कारणता की अगर बात करें तो दैट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट ऑल द डीड्स, ऑल द फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड हैव इट्स ओन रीज़न, हैव इट्स ओन काज, एंड दिस इज़ द काज that is reflected as a result of एनी पर्टिकुलर रीज़न। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अकारण हो, बिना कारण के हो, और संसार की प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी तथ्य को इतिहास लेखन में जब हम इसे यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ नोन एज काजेशन इन हिस्ट्री। दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्राचीन अनेक अवधारणाओं में, अनेक कॉन्सेप्ट्स में आप देखते हैं, अनेक विचारों में हम देखते हैं तो पाते हैं कि कार्य कारण का एक विशेष संदर्भ रहा है और बिना कार्य कारण के संबंध के कोई भी घटना क्रियान्वित या एक्चुअलाइज नहीं हो सकती है। ठीक है, इट मीन्स नो एक्ट कुड टेक प्लेस विदाउट रीजन और विदाउट काज। इसी तथ्य को उद्घाटित करते हुए सत्कार्यवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सांख्य दर्शन में आता है। सांख्य दर्शन कहता है सत्कार्यवाद में कोई भी कार्य जब तक क्रियान्वित नहीं होता है या कोई भी घटना जब तक क्रियान्वित नहीं होता है तब तक वह अपने कारण में व्याप्त रहता है। इसका मतलब जो आपका सत्कार्यवाद का सिद्धांत है यह आपका पहली बार छांदोग्य उपनिषद में आता है। ठीक है, सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का सिद्धांत है जो कि हमको पहली बार छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी कार्य जब तक कार्य रूप में परिणत नहीं होता है तब तक वह अपने कारण में व्याप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बेसिक एग्जांपल है कि अगर जो ऑयल है, तेल है, वह जब तक तेल नहीं रहता है तब तक वह अपने कारण सरसों में व्याप्त रहता है। ठीक, ओवरऑल इसी तथ्य को उद्घाटित करते हुए आगे चल के हम देखते हैं कि सत्कार्यवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हुए। सत्कार्यवाद दो विधाओं पे काम करता है, इसके दो विभिन्न विचारधाराएं हैं। एक है आपका विवर्तवाद और दूसरा है आपका परिणामवाद। विवर्तवाद जो है यह शंकराचार्य मानते थे। शंकराचार्य कहते थे अपने ब्रह्म के सिद्धांत में कि यह जो जगत है यह एकमात्र ईश्वर का विवर्त है, एकमात्र ईश्वर का आभासी स्वरूप है। यह एक माया का कार्य है, यह मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, यह वास्तविक नहीं है, केवल विवर्त है। ठीक है, पानी के बुलबुले जैसा है। लेकिन दूसरा सिद्धांत है परिणामवाद, जो यह मानता है कि यह संसार या सृष्टि ईश्वर या प्रकृति या किसी अन्य वस्तु का परिणाम है। तो इसमें दो विचारक हुए। परिणामवाद में जो लोग इस संसार का कारण प्रकृति को माने वे कहलाते हैं प्रकृति परिणामवादी, और जो इस संसार का कारण ब्रह्म को माने वे कहलाते हैं ब्रह्म परिणामवादी। तो ब्रह्म परिणाम और प्रकृति परिणाम की यहाँ पे दो विचारधारा आई। रामानुज जो हैं वो ब्रह्म परिणामवाद को मानते हैं, शंकराचार्य जो है विवर्तवाद को मानते हैं। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया दैट इज नोन एज प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? प्रतीत्य का अर्थ होता है एक वस्तु के उत्पन्न होने पर, और समुत्पाद का अर्थ होता है दूसरे वस्तु का उत्पन्न होना। तदनुसार यह कहा जाता है कि बुद्ध ने इस संसार के कार्य कारण की प्रक्रिया को समझने के लिए, इस संसार के कार्य कारण की प्रक्रिया को समझने के लिए बुद्ध ने कारणवाद या हेतुवाद का सिद्धांत दिया। बुद्ध ने कारणवाद
कारणवाद या हेतुवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें कार्य कारण संबंध पे चर्चा की गई है। इसी को कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद में बुद्ध कहते हैं कि किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर दूसरी वस्तु खुद उत्पन्न हो जाती है। वो कहते हैं, इसमें उल्लेख है कि इमस्य सति इदम होती इमस्य उपदा इदम उपजति। दूसरा आगे कहते हैं कि इमस्य असति इदम न होती और इमस्य निरोधा इदम निरज्जति। इसका मतलब होता है कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पादन पे यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता है और इसके विरोध से यह निरुद्ध होता है। मतलब है हर वस्तु के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कारण होता है, अगर घटना नहीं घटित होती तो उसके पीछे नहीं कारण होता है। तो मतलब है हर चीज़ के पीछे कोई न कोई रीज़न होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों ने अभी तक देखा जो कारण कार्य की श्रृंखला की बात करते हैं। अगर इतिहास लेखन की बात करें, हिस्ट्री राइटिंग हिस्टोग्राफी की बात करें, तो इतिहास लेखन में माना जाता है कि ऐसी विचारधारा जो यह माने कि ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण हो और कारण संपृक्त, कारण इक्वेटेड इतिहास लेखन ही आपका कारणता या कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है या कार्य कारण संबंध कहलाता है। इतिहास लेखन में कार्य कारण की विचारधारा जो दिया गया है यह सबसे पहले हेरोडोटस ने दिया। तो प्राचीन काल में माना गया कि हेरोडोटस जो हैं यह कार्य कारण के जनक हैं, जिन्होंने कार्य कारण विचार किया। इन्होंने हिस्टोरिका नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा दैट वाज रिटन इन ड्यूनिल लैंग्वेज। हिस्टोरिका जो है यह ड्यूनिल भाषा में लिखा गया है। दैट इज नोन द फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इट इज रिटेन ऑन द हिस्टोरिकल पैरामीटर। तो यह पहला ग्रंथ है जो ऐतिहासिक पद्धति पे लिखा गया है, ऐतिहासिक विधाओं और मापकों का प्रयोग करके लिखा जाता है। इसीलिए इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, जबकि राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस as he is known as the father of history। इनको पॉलिटिकल थिंकर सिसरो ने इतिहास का जनक कहा है, जबकि थ्यूसिडाइड्स ने इनको फादर ऑफ लाइस, झूठों का पिता कहा है। इनको लोगोस राइटर, उन्होंने केवल स्टोरी टेलर कहा है। ओवरऑल बहुत सारी बातें हैं। तो कार्य कारण का जनक जो है हेरोडोटस माना जाता है। इसके बाद देखते हैं आधुनिक संदर्भ में अरस्तु जो हैं इनको भी कार्य कारण पे इन्होंने बहुत सारा काम किया। इसीलिए कुछ इतिहासकार, कुछ अन्य जो विद्वान हैं वे अरस्तु को कार्य कारण श्रृंखला को प्रतिपादित करने का श्रेय देते हैं। अरस्तु महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकर थे, अरस्तु महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। ठीक है, और जिन्होंने खासकर सिकंदर के व्यक्तित्व के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। तो हम इनका भी इतिहास प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला के अरस्तु ने जो विचारधारा प्रस्तुत किया उसे हम अरस्तु के ग्रंथों में प्राप्त करते हैं। अरस्तु ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। एक तो आपका है पॉलिटिक्स, दैट इज ए वेरी फेमस बुक। दूसरा है इनका ऑन किंगशिप, और एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका कंसर्निंग कॉलोनीज। ठीक है, तो इन्होंने भी कार्यकाल पे काम किया। आधुनिक इतिहासकारों में जो आपके इतिहास दर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं उनमें आपके E.H. कार हैं, जिन्होंने व्हाट इज हिस्ट्री नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। और इन्होंने E.H. कार ने व्हाट इज हिस्ट्री नामक ग्रंथ में उन्होंने इतिहास के अध्ययन को कारणों का अध्ययन माना है। ठीक है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रीजन्स। तो उन्होंने इतिहास के अध्ययन को उन्होंने कारणों का अध्ययन माना है। और E.H. कार ने किताब लिखा है व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा अब आते हैं थोड़ा सा, अगर अन्य इतिहास की बात करें, गस्टावसन है। गस्टावसन कहते हैं कि कारण उन महत्वपूर्ण पहलुओं का एक भाग होता है जो यह बताता है या सिद्ध करता है कि कोई ऐतिहासिक घटना
घटना क्यों घटित हुआ है, यह आपके गस्टावसन का कमेंट है। और इसी तरह मेंडलबाम का महत्वपूर्ण कथन है, कहते हैं जो किसी वस्तु को उत्पन्न करता है अथवा उस वस्तु में परिवर्तन करता है उसको कारण कहते हैं, जबकि उसके प्रभाव से परिवर्तित जो भी स्वरूप प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं स्वभाव। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू हैं जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा है। द स्पिरिट ऑफ लॉज वो कहते हैं कि प्रत्येक राजवंश के उदय और अस्त या उदय या उसके उदय के पीछे एक भौतिक और नैतिक सामान्य कारक होते हैं। मतलब कारण किसी भी साम्राज्य के उदय उसके पतन के पीछे जरूर होते हैं, ठीक है। इसी तरह विलियम जेम्स हैं, एक अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, वे कहते हैं कि इतिहासकार निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए कारण और परिणाम की खोज करता है। इसकी क्या कथन है, यह आपके विलियम जेम्स का है। एक अन्य इतिहासकार है टेने, जिन्होंने कहा कि इतिहासकार एक बुनकर की तरह होता है जो विभिन्न धागों को, ठीक है, विभिन्न बिखरे हुए सूत्रों को एकत्रित करता है, ठीक है, और एकत्रित करके उसे कपड़े के रूप में प्रस्तुत करता है। यही कमेंट है टेने का। तो कुल मिला के ओवरऑल यही व्यू है कि कारण का इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक। ओवरऑल अब आते हैं हम लोग कागज पे चर्चा करते हैं कि कारण क्या है। कारण जो है यह मुख्यतः कौसा शब्द से बना है और कौसा जो होता है यह दो घटनाओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं दिस इज द जस्ट लाइक द इंडक्शन और इंडिकेशन बिटवीन द टू इंसिडेंट्स। यह दो घटनाओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है और यह बताता है कि किसी घटना में कार्य कारण का संबंध कैसा रहा है। इसके लिए कहा जाता है जो आपका काज होता है, इसके लिए कहा गया है अ पर्सन आर थिंग दैट गिव्स राइज टू एन एक्शन फेनोमेनन आर कंडीशन, ठीक है, उसे कहते हैं आपके हम उसे कहते हैं कारण। मतलब है कुल मिला के कह सकते हैं कि कारण वह है जो किसी घटना में बदलाव लाए, परिवर्तन करे, किसी घटना का कारण बने, किसी घटना को कार्य रूप में परिणत करे, वही आपका इतिहास लेखन में कारण होता है। सामान्य तौर पे अगर हम टाइप्स ऑफ काजेस की बात करें, कारण के प्रकार, तो कारण के मूलतः दो प्रकार हैं। एक होते हैं फंडामेंटल और सीक्रेट रीजन, और आप इसे कह सकते हैं आपके फंडामेंटल रीजन, सीक्रेट रीजन और लेटेंट रीजन। ये गुप्त कारण या वास्तविक कारण होते हैं। जो गुप्त कारण या वास्तविक कारण होते हैं वे होते हैं जो किसी घटना के घटित होने के पीछे मूल रूप से उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं वास्तविक कारण। वास्तविक कारण जो होता है यह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। सामाजिक कारण हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। किसी घटना, जैसे मैंने कहा 1857 की क्रांति के बहुत सारे मूल कारण थे, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल था, भारतीयों का शोषण था, सेना का ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया शोषण था, आर्थिक नीति में जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, जो कॉलोनियल आपका इकोनॉमिक सिस्टम था, उसके माध्यम से जो भारतीयों का शोषण हुआ, वो सब बहुत सारे रीजन थे जो इसके मूल कारण हैं। धार्मिक कारण में आपके जो ब्रिटिश सरकार क्रिश्चियनिटी को बढ़ाता है, ईसाइयत को बढ़ाता है, ये सब बहुत सारे कारण हैं। तो वास्तविक कारण बहुत हैं जो धीरे धीरे आक्रोश के रूप में संचित होते हैं, जो धीरे धीरे डिससेटिस्फैक्शन के रूप में संचित होते हैं। इन्हीं कारणों को जब कोई नया कारण आके तत्कालिक रूप से प्रम्प्ट कर देता है, उद्वेलित कर देते हैं, तो घटना घटित हो जाती है। और जो वास्तविक कारणों को उद्वेलित करे, उसे प्रम्प्ट करे, उसे इनकरेज करे, उसे कहते हैं तात्कालिक कारण, रिसेंट रीजन, उसे कहते हैं तात्कालिक कारण। इसीलिए तात्कालिक कारण को हम कारणों का कारण भी कहते हैं, ठीक है। रिसेंट रीजन इज आल्सो नोन एज द रीजन ऑफ रीजन्स, ठीक है। यह आपका है रीजन ऑफ रीजन्स, इसे कारणों कारण कहते हैं। जैसे 1857 की अनेक कारण थे, तथा जो आक्रोश और असंतोष का मूल कारण थे, जैसे लॉर्ड एक्टन कहता है कि अत्यधिक असंतोष
क्रांति को जन्म देता है। कहता है एक्सेसिव डिससेटिस्फेक्शन लीड्स टू रिवोल्यूशन। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे हमारे पास कारण थे, लेकिन जो चर्बी वाले कारतूस की घटना थी उसने अन्य कारणों को प्रम्प्ट कर दिया और अंततः 1857 की क्रांति हो गई। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हम देखते हैं जो बहुत सारे कारण थे विश्वव्यापी रूप से, लेकिन जो आपके फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हुई राजकुमार की, वह घटना जो था उसका तात्कालिक कारण था। ऐसे ही हर घटनाओं के पीछे कारण होते हैं। इसी पृष्ठभूमि में इतिहास की व्याख्या में भी कारणों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य होता है। हर घटना, हर परिणाम, हर रिजल्ट जो है वह किसी न किसी कारण का ही अंतर्गत परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। यही आपके इतिहास लेखन में कारणता कहलाता है। ओके, अब आते हैं जहाँ तक इतिहास लेखन में कारणता की बात है कि जब हिस्ट्री राइटिंग शुरू हुआ प्राचीन काल में विश्व में इतिहास लिखा गया, तो हमको ये देखना है कि प्राचीन इतिहास की व्याख्या में कारणता का क्या रेलेवेंस था या क्या रेलेवेंस पहले से चल आ रहा है। अब ऐतिहासिक घटनाएं जो घटित हुई, उन घटनाओं में कारणों को क्या कैसे महत्व दिया गया शुरुआत में, या ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे उनके इंटरप्रिटेशन में रीजन को या काज को महत्व दिया गया कि नहीं, इसकी चर्चा करते हैं। अब ऐतिहासिक व्याख्या में जो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है उसका कारण से क्या संबंध है। तो अगर विश्वव्यापी दृष्टिकोण से देखें, जो प्रारंभिक हिस्ट्री राइटिंग हुआ, तो उस हिस्ट्री राइटिंग में हम लोगों ने संसार की प्रत्येक घटना के पीछे, इस सृष्टि के पीछे, इस संसार के पीछे हमने जो कारण ढूंढा, तो हमने शुरुआती दौर में पूरे विश्वव्यापी रूप में हम लोगों ने हर चीज़ के पीछे ईश्वर को ही कारण माना और हर चीज़ के पीछे हमने दैवीय कारकों को उत्तरदायी माना। दैट इज नोन एज द थियोलॉजिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री, या इसे कहते हैं थियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। थियोलॉजिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री, इसे यह आपका थियोलॉजिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री है धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण, इतिहास का धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण। यह धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण हर घटना के पीछे ईश्वरीय कारक को मानता है। तो शुरुआती इतिहास लेखन जो हुआ है वह आपके इसका जो अप्रोच था यह था आपके डिवाइन थियरी। तो ये किससे पढ़ा था? डिवाइन थियरी ऑफ हिस्ट्री या आर हिस्ट्री राइटिंग डिवाइन थियरी। जो डिवाइन थियरी था यह संसार के हर पीछे ईश्वर को माना। जैसे शुरुआती दौर में आपको पता है कि ईसाइयों ने सबसे पहले इतिहास लेखन पे काम किया। ईसाई जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें कहा गया इस संसार का कर्ता धर्ता जो है सब कुछ आपका ईश्वर है, और जो ईश्वर और शुरू में मानवता जो थी वह पूरी तरह से सब लोग स्वर्ग में रहते थे, और वह वहाँ पे आगे कहानी दिया गया एडम और ईव की कहानी दिया गया। कहा गया कि समस्त जो जीव थे वे आपके स्वर्ग में रहते थे, और शुरुआत में केवल देवता थे। दो व्यक्ति हुए, मानव हुए, जिनका नाम था एडम और ईव। यह जो मानव था यह भी स्वर्ग में स्वर्गीय सुखों जो डिवाइन प्लेजर्स था उसका उपयोग करता था। बस इसके सामने एक पेड़ लगा दिया गया था और कहा गया था कि आप सब कुछ प्रयोग करें, लेकिन आप इस वृक्ष के फल को न खाएं। लेकिन कहावत है कि मानव को जो चीज़ मना किया जाए वही अच्छा लगता है। फॉरबिडन फ्रूट्स ऑलवेज टेस्ट स्वीटर। इसलिए उसने उसको खा लिया। जब खा लिया तो उसको वहाँ से नीचे फेंक दिया गया, और वो कहाँ पे आ गया? धरती पे नर्क की शुरुआत हो गई। ठीक है, इसके पहले केवल स्वर्ग था। और आगे चल के सैटर्न जो शैतान था उससे पूछा गया कि आप स्वर्ग में जाएंगे कि नर्क में? तो उसने कहा कि अगर स्वर्ग में रहेंगे तो हमको केवल ईश्वर या देवताओं की चाकरी करना पड़ेगा, नौकरी और सर्विस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम धरती पे जाएंगे तो कुछ वहाँ शासक कुछ बन सकते हैं। तो कहता है बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो क्या कहता है? वो कहता है कि स्वर्ग में चाकरी से अच्छा नर्क में शासन है, इसीलिए वो अभी नर्क आता है, और यहीं से नर्क की कंसेप्ट चलती है, जिसे आपने मिल्टन के पैराडाइज लास्ट में आप देखते होंगे, स्वर्ग के पतन में देखते होंगे। और फिर कहता है कि मानवता फिर से कहाँ से आई? कहते मानवता का फिर से विकास अच्छे तरीके कब हुआ? जब ईसा मसीह का अवतरण हुआ। ईसा मसीह के क्रूसिफिक्शन के बाद ईसा मसीह दोबारा आए। ठीक है, जिनका इतिहास हम प्राप्त करते हैं जॉन मिल्टन के
और ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी में। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत सारे दृष्टिकोण हमारे पास प्राप्त होते हैं इस आयोजन। इसी तरह अगर देखें हम इस्लामी इतिहास में देखें तो इस्लामी इतिहास में ये कहता है कि यह जो सृष्टि है, इतिहास है, यह प्रकाश और अंधकार के मध्य एक संघर्ष होता है जिसमें अंततः प्रकाश की विजय होती है। ठीक है, इसीलिए जब मोहम्मद साहब से पूछा गया कि सृष्टि का कारण करता धरता कौन है, तो उन्होंने कहा अल्लाह। तो पूछा गया कि अल्लाह जो है वह कहाँ है, तो कहा कि अल्लाह अनंत में है। वो कहा कि जो अनंत है वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि अल अमा। उन्होंने कहा कि अल अमा है। अल अमा क्या है, कहा कि घोर अंधकार की अवस्था है अल अमा। ठीक है, अल अमा, और जिसको सामान्य मानव नहीं जान सकता है। ठीक है, तो उन्होंने भी ईश्वर के माध्यम से ही इस सृष्टि को अवतरित करने का प्रयास किया है। पार्शिक थ्योरी में भी कहा गया कि इतिहास या सृष्टि जो है यह मुख्यतः सद और असत के बीच में संघर्ष है। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छाई बुराई आदि के माध्यम से संघर्ष के बीच में अच्छाई को ईश्वरीय मानवतावादी दृष्टिकोण से पेश किया गया और बुराई को जो है वह नरकी दृष्टिकोण से मानव से और इस नरक या इस पृथ्वी के दृष्टिकोण से व्यक्त कर दिया गया। तो ओवरऑल जो यह कंसेप्ट आया दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे डिवाइन ओरिजिन, यह प्रारंभ में पूरे इतिहास लेखन इसी से प्रभावित रहा। इसी में आपका जो बीको का हमको दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत संबंधित है। आपका जो उन्होंने बीको ने आगे दिया स्पाइरल थ्योरी, भी उसकी आगे चर्चा करेंगे चक्री में। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं भारतीय इतिहास में देखते हैं तो भारतीय इतिहास में इस सृष्टि का कर्ता धर्ता का जो संहार करता है सब ईश्वर को माना गया। ठीक है, सब कुछ ईश्वर जनित कारण माना गया। कह दिया गया हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविध बहु संता, तो एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती। तो बहुत सारे दृष्टिकोणों का विकास हुआ, इस संसार का कर्ता धर्ता सब कुछ ईश्वर को मान लिया गया और उसी के अनुरूप आगे चल के दृष्टिकोण का विकास हो गया जो कि उससे जुड़ा था, जिसे कहते हैं अवतारवाद का सिद्धांत, जिसे कहते हैं साइक्लिक नेचर ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब हो गया कि इतिहास का चक्रीय सिद्धांत, इतिहास का जो चक्रीय दृष्टिकोण है यह दृष्टिकोण भी अच्छा दैवी कारक जो हैं। इसीलिए आप देखे होंगे विश्वव्यापी दृष्टिकोण में जो विश्व का इतिहास है, जैसे आप देखे होंगे इस्लामिक इतिहास में पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह को महत्व दिया गया, सुल्तान की अवधारणा आई और खलीफा की अवधारणा का विकास हुआ जो कि एक राजनीतिक सत्ता के साथ साथ आध्यात्मिक सत्ता दोनों का प्रतिनिधि था। हाँ, उसी तरह जो इनका शासन था वो थियोक्रेटिक था, धर्म केंद्रित शासन। इस जो आपका पूरा क्रिश्चियनिटी को देखें, जो विश्व में पंथ निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, जबकि इनके यहाँ खुद शासन था पेप्सी, चर्च केंद्रित समाज, चर्च केंद्रित शासन था। यह जो शासन था उसमें पूरी तरह चर्च की प्रधानता, चर्च की प्रमुखता थी, सब कुछ ईश्वरोचित माना गया और इसके अंतर्गत चर्च के माध्यम से बहुत सारा भ्रष्टाचार भी हुआ और बाद में इन्हीं के विरोध में प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुआ और उसी प्रोटेस्टेंट आंदोलन की प्रतिक्रिया में आया एंटी प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन। तो ओवरऑल मतलब ये है कि जहाँ चर्च केंद्रित समाज, इसके बाद यहाँ पे आपका इसके बाद यहाँ पे धर्म केंद्रित समाज, तो काम वैसे चला। भारत में भी प्राचीन काल में जो आपके बहुत सारे पुराण लिखे गए, बहुत सारे आपके जो मेथोलॉजिकल टेक्स्ट्स लिखे गए, उन सब में भी हमको इसी ऐतिहासिक चेतना को देखने को मिलता है। तो धर्म केंद्रित चेतना और थियोक्रेटिक अप्रोच ऑफ हिस्ट्री जो है यह प्रारंभिक इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा थी और इसी के माध्यम से संसार को नियमित करने का, संसार को नियोजित करने का प्रयास किया गया है। अगला आते हैं इतिहास का चक्रीय दृष्टिकोण। चक्री क्या है? चक्रीय दृष्टिकोण में इतिहास की व्याख्या, घटनाओं की व्याख्या और इस सृष्टि की व्याख्या में एक साइक्लिक अप्रोच विकसित किया गया। इस साइक्लिक अप्रोच में हम देखते हैं इसमें मुख्यतः किसने काम किया? एक तो है आपके बीको जिन्होंने दिया है स्पाइरल थियरी, तो एक तो आपका हो गया बीको का स्पाइरल थियरी, बीको का स्पाइरल थियरी हो गया। और दूसरा हम देखते हैं आधुनिक विद्वानों में एक है आपके राम मनोहर लोहिया जिन्होंने एक किताब लिखी है, बड़ी फेमस है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्र।
ठीक है, इसमें इतिहास की चक्रीय अवधारणा मिलती है। इसी तरह आप अगर स्पेंगलर को देखें तो स्पेंगलर ने एक किताब लिखी है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में पश्चिम के पतन में भी उन्होंने संस्कृतियों की चर्चा किया और विश्व में कुल 8 संस्कृतियों पे उन्होंने डिटेल में बात किया। उसमें 3 पे सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया और इन संस्कृतियों के माध्यम से समस्त संसार को एक चक्रीय अवधारणा के रूप में, एक साइक्लिक अप्रोच ऑफ हिस्ट्री, साइक्लिक अप्रोच ऑफ नेचर के रूप में व्याख्यायित किया, इंटरप्रेट किया और उसमें बताया कि जो प्रथम काल होता है किसी भी संस्कृति सभ्यता के उद्भव का, वह स्प्रिंग होता है, बसंत काल होता है, वह बसंत काल होता है। और पहला अवस्था ए, दूसरा अवस्था कहा कि बसंत के बाद संस्कृतियों की विकास की अवस्था आती है, जिसे उन्होंने कहा कि यह ग्रीष्म काल होता है, यह ग्रीष्म काल होता है, जिसे उन्होंने कहा कि समर। और तीसरे काल को उन्होंने कहा, ठीक है, यह किसी भी संस्कृति के परिपक्वता की अवस्था है, मैच्योर पीरियड की, जैसे हड़प्पा की मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो तीसरे काल को उन्होंने कह दिया कि यह जो आपका काल है यह पतझड़ का काल है, पतझड़ का काल है, ठीक है, इसको उन्होंने कह दिया ऑटोमन, ठीक है। तो यह आपका हो गया ऑटोमन और बसंत, ग्रीष्म, पतझड़। और चौथी अवस्था संस्कृतियों के पतन की अवस्था होती है, ये सृष्टि के भी पतन की अवस्था होती है, जिसको उन्होंने कह दिया शिशिर या शीत अवस्था, इसे कर दिया विंटर, विंटर, ठीक है। तो ये जो विचारधारा आई, इसके माध्यम से हर चीज के पीछे एक नैतिक कारक, एक प्राकृतिक कारक, एक ईश्वरीय कारक को इसमें स्थापित करने का प्रयास किया गया। अच्छा, ये दृष्टिकोण यही मिलता है। अगर देखिए जैन और बौद्ध धर्म में देखें तो जैनिज्म और बुद्धिज्म यद्यपि ये अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की बात करता है, ठीक है, और प्रकृति को ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता और नियामक मानता है। और जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, 2 सिद्धांत प्राप्त है, एक है आपका अवस्परी, एक है आपका, ठीक है, एक है अवर पीढ़ी, ये जो आपका है, सॉरी, ये आपका है उत्सपरी, ठीक है, उत्सर पीढ़ी। जो उत्सर पीढ़ी है ये क्या होता है, ये कहते हैं ये होता है विकास की अवस्था। संस्कृतियां, सभ्यता या मानव जो होता है जब विकास करता है तो उसे क्या करते हैं आपके उत्सर पीढ़ी, ठीक है। तो विकास की अवस्था होती है और इसके बाद उनका क्रमिक विकास के बाद उनका क्रमिक पतन शुरू होता है, डिक्लाइन होता है। तो जो डिक्लाइनेशन है उसे उन्होंने कहा है यह आपका है, यह आपका है अवसर पीढ़ी। ये क्या होती है, विनाश की अवस्था या पतन की अवस्था होती है, पतन की अवस्था होती है। वो कहता है जैन धर्म, हेमचंद ने किताब लिखी जिसका नाम है त्रिषष्टि सलाका पुरुष। त्रिषष्टि सलाका पुरुष का मतलब होता है 63 सलाका पुरुष, त्रिषष्टि सलाका पुरुष, ठीक, 63 सलाका पुरुष। ये क्या होता है, 63 सलाका पुरुष। उन्होंने कहा गया कि सृष्टि के उत्थान के एक चक्र में कुल मिला के 63 जो होते हैं विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जिन्हें कहा गया सलाका पुरुष। वह जैन धर्म में सलाका पुरुष उन्हें कहा गया है जो सृष्टि के विकास में, मानवता के उत्थान में, समाज के विकास में, निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन्हें कहा गया सलाका पुरुष। और उस अनुसार सलाका पुरुष पहले आए, तीर्थंकर बाद में आए। सलाका पुरुष के क्रम में ऋषभ देव जो हैं वे आपके 15वें सलाका पुरुष माने जाते हैं, जबकि ऋषभ देव जो हैं पहले तीर्थंकर हैं, लेकिन सलाका पुरुष 15वें हैं। अब सलाका पुरुष में क्या क्या, एक उस पगड़ी में कुल 63 जो होते हैं विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जिसमें कौन कौन होता है, जिसमें होते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं 24 तीर्थंकर एक युग में, 12 होते हैं आपके इसमें चक्रवर्ती राजा, ठीक है, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती राजा इसके अंतर्गत इसमें आते हैं। और इसी बाद इसमें 9 वासुदेव आते हैं, 9 आते हैं प्रतिवासुदेव आते हैं, और 9 जो होते हैं बलदेव आते हैं, बलदेव, ठीक है। ये कुल कहलाते हैं 63। इन्हीं की व्याख्या किया है हेमचंद ने त्रिषष्टि सलाका पुरुष में।
ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जो स्पाइरल थियोरी आपका है, ठीक है, इस स्पाइरल थियोरी के माध्यम से सृष्टि को नियोजित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। ठीक है, इसी स्पाइरल थियोरी को आप देखे होंगे हमारे यहाँ भगवत गीता में विशिष्ट स्थान देते हुए इसकी व्याख्या किया गया, और अवतारवाद का जो सिद्धांत है इसी से जुड़ा है। अवतारवाद में जो आप पढ़ते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, ठीक है, या यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः, ठीक है, तो ये जो एक क्रमिक अवधारणा है, जो एक साइक्लिक अप्रोच ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसको इसके माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। और इसमें अवतारवाद में 10 अवतारों की चर्चा मुख्यतः मत्स्य पुराण के आधार पर की जाती है, यद्यपि कहीं कहीं इनकी संख्या 6 दी गई है, और यहाँ तक कि अमरकोश में इनकी संख्या 39 बताई गई है, मतलब 39 अवतार तक की चर्चा होती है। ठीक है, तो कुल मिला के चक्रीय अवधारणा भी एक धार्मिक अवधारणा के तहत ही या प्राकृतिक अवधारणा के तहत ही इतिहास की व्याख्या का एक स्वरूप रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में। अगला आते हैं, इसके बाद धीरे धीरे इसमें प्रक्रिया में बदलाव आया, और उसके बाद चलकर धीरे धीरे इतिहास लेखन में मानव को भी महत्व दिया जाने लगा, और फिर इतिहास लेखन में एक ह्यूमन ओरिएंटेड अप्रोच का विकास हुआ, जिसे कहते हैं आप मानवीय दृष्टिकोण। इतिहास का जो मानवीय दृष्टिकोण है, इसमें महत्वपूर्ण विधा यह थी इतिहास के मानवीय दृष्टिकोण में कि पहले के लोगों ने कहा कि इतिहास जो है, हिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टोरी ऑफ ग्रेट मैन। तो शुरुआती दौर में जो ग्रेट मैन थियरी आया, उसमें यह कहा गया कि इतिहास जो है वह ग्रेट मैन थियरी महान व्यक्तियों की कहानी है, और उस कहानी के निर्माण में महत्वपूर्ण जो भूमिका का अदा निर्वहन करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, वे लोग जो हैं महान व्यक्ति होते हैं। महान व्यक्ति ही इतिहास का निर्माण करते हैं, और महान व्यक्ति ही इतिहास को बनाते हैं। तो इसे कहा गया ग्रेट मैन थियरी। तो मानव को भी इतिहास में, संस्कृतियों में, उनके निर्माण में महत्व दिया जाने लगा, और इनके भी महत्व को प्रतिपादित करते हुए इतिहास लेखन किया गया, जिसके मानवीय दृष्टिकोण कहा गया है। इसी दृष्टिकोण को आगे वर्तमान में बहुत सारे दृष्टिकोण आए, जिसमें आजकल एक नया अप्रोच आया, सबअल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। सबअल्टर्न जो है यह अमेरिका का एक शब्द है, और इसका मतलब होता है कि जो अमेरिका में सेना में निम्न अधिकारी होते हैं उनको कहते हैं सबअल्टर्न। तो सबअल्टर्न एक इतिहास लेखन में एक ऐसी विधा है जो इतिहास की छोटी छोटी घटनाओं को महत्व प्रदान करते हुए इतिहास लेखन करती है। इतिहास के उन नायकों की चर्चा करती है जिनको इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है, जिनको इतिहास के पन्नों में अभी तक यथोचित स्थान नहीं दिया गया है, उनके इतिहास लेखन को महत्व देते हुए, जैसे श्रमिक वर्ग, चरवाहा वर्ग, स्त्री समाज, कृषक वर्ग आदि को महत्व देते हुए जो इतिहास होता है उसे कहते हैं सबअल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। इस सबअल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से एक माइक्रो हिस्ट्री का अप्रोच आया, जिसमें कहते हैं सूक्ष्म इतिहास लेखन। तो छोटी छोटी घटनाओं को महत्व देते हुए इतिहास का लेखन करना माइक्रो हिस्ट्री कहलाता है। और इसी में जो यूरोपीय इतिहास में इसे कहते हैं हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, इसे कहते हैं नीचे से इतिहास देखना। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो शब्द का पहली बार प्रयोग किया है ल्यूसिन फेवरे ने। ल्यूसिन फेवरे आपके एनल्स स्कूल ऑफ थॉट के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। ल्यूसिन फेवरे जो हैं, एनल्स स्कूल जो है अफ्रीका की एक पत्रिका है एनल्स, उसी पत्रिका से जो जुड़े हुए इतिहासकार में कहलाते हैं एनल्स अप्रोच हिस्टोरियंस। तो एनल्स स्कूल ऑफ थॉट का वहाँ से विकास होता है। ल्यूसिन फेवरे ने जो नया इतिहास लेखन पे काम किया, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक इतिहास के स्थान पे सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास में महत्व दिया जाए, और सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर इतिहास लेखन लिखा जाए। तो ऐसे इसे कहते हैं हम वर्तमान में न्यू हिस्ट्री। ठीक है, इसी दृष्टिकोण से आया है न्यू हिस्ट्री जो है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया है पियरे नोरा ने। और न्यू हिस्ट्री को हम कहते हैं टोटल हिस्ट्री, इसे कहते हैं टोटल हिस्ट्री।
और इसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है आपका न्यू हिस्टोरिसिज्म, नव इतिहासवाद, इसे कहते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म, नव इतिहासवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया है स्टेफन ग्रीनब्लाट ने, स्टेफन ग्रीनब्लाट। ठीक है, तो बहुत डिटेल नहीं जाएंगे अभी, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो अब सबअल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री जो है, इसके विश्वव्यापी दृष्टिकोण से देखें, इस शब्द का जो है उद्भव तो अमेरिका से हुआ है, लेकिन इस शब्द का पहली बार प्रयोग इटली के महत्वपूर्ण इतिहासकार एंटोनियो ग्राम्सी ने किया है, जिन्होंने द प्रिजन नोटबुक्स नामक ग्रंथ भी लिखा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय इतिहास लेखन में रणजीत गुहा सबसे महत्वपूर्ण सबअल्टर्न अप्रोच से संबंधित इतिहास का है, जिसे कहते हैं उपाश्रयी इतिहास लेखन। रणजीत गुहा, शाहिद अमीन, ज्ञान पांडे, सुमित सरकार, ठीक है, ये सब जो हैं ये सबअल्टर्न, और दीपेश चक्रवर्ती जिन्होंने लिखा है द कॉल ऑफ हिस्ट्री, ये सब जो है महत्वपूर्ण विधा के इस विधा के इतिहासकार हैं। रणजीत गुहा ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है एलिमेंट्री एस्पेक्ट एंड द पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। और शाहिद अमीन की बड़ी फेमस बुक है गांधी एज महात्मा। दूसरी किताब है गोरखपुर जिला 1921-22। शाहिद अमीन ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा है, गांधी बाबा कहा है, गांधी महाराज कहा है। ठीक है, तो बहुत सारे उनको उपाधियां उन्होंने दिया है। ओवरऑल आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि मानवीय दृष्टिकोण को महत्व दिया गया और इतिहास की चेतना में नए नए दृष्टिकोण के माध्यम से इतिहास की संरचना करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। अब आते हैं अगले दृष्टिकोण पे। इसके बाद एक नया ऐतिहासिक विधा आया 17वीं और 18वीं शताब्दी में, बुद्धिवादी दृष्टिकोण, रेशनल अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। बुद्धिवादी दृष्टिकोण जो है आपका 17वीं 18वीं शताब्दी की देन है, और जिसमें महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं आपके हीगल, कालिंगवुड। एक आपके इसके कौन है, एक है इसके हीगल, दूसरे हैं आपके कालिंगवुड, हीगल, कालिंगवुड, जॉर्ज दबे, रोगर चेटियार, जॉर्ज दबे, रोगर चेटियार, हुइजिंगा, आज बहुत सारे हैं। ठीक है, हीगल ने कहा है हिस्ट्री इज द रेशनल प्रोसेस। वो कहते हैं इतिहास एक बुद्धिसंगत प्रक्रिया है। हीगल ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते होंगे हीगल के बारे में, उन्होंने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री लिखा है, फिलॉसफी ऑफ राइट्स लिखा है, साइंस ऑफ लॉजिक लिखा है, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री उनका बड़ा फेमस बुक है। तो हीगल ने इतिहास को एक बुद्धिसंगत प्रक्रिया माना और इतिहास के निर्माण में उन्होंने बुद्ध या प्रत्यय मतलब विचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे कहते हैं कि मानव इतिहास एक विकास प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यय या विचार भौतिक अवस्था का रूप धारण करते हैं। और आगे कहते हैं विकास की प्रक्रिया टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है, जिसमें प्रत्यय या विचार अंततः भौतिक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और हीगल ने ही डायलॉगों के माध्यम से द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया, और जिसे बाद में मार्क्स ने लिया, और मार्क्स ने उसी द्वंद्ववाद के सिद्धांत को, जो इनका सिद्धांत आपका हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद था, डायलेक्टिक आइडियलिज्म, उसी को मार्क्स ने बदल के डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में कर दिया। मार्क्स ने मटेरियलिज्म का सिद्धांत फायरबाख से लिया और मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगल से लिया। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो ये एक बुद्धिवादी दृष्टिकोण है जिसमें मानसिकता पर चर्चा किया गया, विचारों पर चर्चा किया गया, किसी घटना के पीछे व्यक्ति के, राजा महाराजाओं के दृष्टिकोण को, उनकी मानसिकता को, उनके वैचारिक आयाम को समझने का प्रयास किया जाए और उसके माध्यम से घटनाओं की व्याख्या किया जाए। इसे कहते हैं रेशनल अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, और इस रेशनल अप्रोच ऑफ जो हिस्ट्री है, इसी से संबंधित एक नई विचारधारा आई जिसे जॉर्ज दबे और रोगर चेटियार ने दिया है, जिसे कहते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंटेलिटीज। इसमें दिया गया है हिस्ट्री ऑफ मेंटेलिटीज। ये किसने दिया है? ये दिया है जॉर्ज दबे और रोगर चेटियार का सिद्धांत है। जबकि आप जानते हैं कि कालिंगवुड एक अन्य महत्वपूर्ण इसके विधा है। कालिंगवुड महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने द आइडिया ऑफ हिस्ट्री लिखी है। कालिंगवुड की किताब का नाम है क्या? आइडिया ऑफ हिस्ट्री। याद रखिएगा, कालिंगवुड की किताब का नाम है आइडिया ऑफ हिस्ट्री
और जेबी ब्यूरी की किताब का नाम है आइडिया प्रोग्रेस, आइडिया प्रोग्रेस। ओके, तो कालिंगवुड ने भी इतिहास में विचारों को महत्व दिया है और कहते हैं कि जो समस्त इतिहास है वह विचारों का इतिहास है। ठीक है, तो विचार और बौद्धिकता को महत्व देकर इतिहास लेकर लिखा गया। अगले क्रम में आते हैं, एक अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है इतिहास का आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है इसमें भी हीगल हैं, कांट हैं और साइमन हैं। जिन आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सर्वप्रथम राज्य और व्यक्ति के अंतर संबंधों की चर्चा करता है। आदर्शवाद के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं, ये आपके इटली के हैं बेनेडिटो क्रोसे। बेनेडिटो क्रोसे वही हैं जिनका बड़ा फेमस कमेंट है ऑल हिस्ट्री इज द कंटेम्परेरी हिस्ट्री, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास होता है। और उन्हीं से जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, तो गांधी जी जब इटली गए थे तो गांधी जी बेनेडिटो क्रोसे से भी मुलाकात किए थे। ओके, ठीक है, तो आदर्शवाद एक नया दृष्टिकोण। अगला दृष्टिकोण एक बड़ा फेमस हुआ, वह आपका है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। बाद में चल के आधुनिक संदर्भ में कुछ ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने कहा कि इतिहास को मानवीय दृष्टिकोण से अगर लिखेंगे तो ग्रेट मैन थ्योरी की तरफ भागेगा या वह कॉमन पीपल की तरफ भागेगा, जबकि वास्तव में और अगर हम उसे डिवाइन ओरिजिन डिवाइन थ्योरी के अनुसार लिखेंगे तो वह दैवी उत्पत्ति की ओर भागेगा। तो उसमें हम वास्तव में इतिहास की व्याख्या साक्ष्य सापेक्ष तर्कसंगत नहीं कर पाएंगे, वास्तविक इतिहास नहीं लिख पाएंगे। तो अगर तथ्य संगत तार्किक वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखना है तो हमें वैज्ञानिक अप्रोच अपनाना होगा, हमको एक साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से इतिहास की व्याख्या करना पड़ेगा। इसी विधा में नई इतिहास है साइंटिफिक अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। इस इतिहास काल में सबसे बड़े जो प्रतिपादक हैं वो पहले नंबर पे थे आपके थ्यूसिडाइड्स। दूसरे महत्वपूर्ण हैं आपके विलियम डिल्थे। तीसरे महत्वपूर्ण इसमें हैं आपके प्रोफेसर घाटे। और अन्य सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपके हैं जेबी ब्यूरी। और अगले महत्वपूर्ण है इसमें हैं आपके रांके। ठीक, रांके, लियोपार्ड वन रांके। थ्यूसिडाइड्स जो हैं जिन्होंने विश्व में पहली बार सैनिक इतिहास लिखे हैं, सैनिकों का इतिहास लिखे, इनकी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। ठीक है, थ्यूसिडाइड्स जो हैं इनको कालिंगवुड कहता है कि हेरोडोटस में बी द फादर ऑफ हिस्ट्री बट साइकोलॉजिकल हिस्ट्री was firstly introduced by थ्यूसिडाइड्स। तो थ्यूसिडाइड्स को इसमें महत्व दिया गया। आधुनिक इतिहासकारों में विलियम डिल्थे प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने वैज्ञानिकता की बात किया इतिहास लेखन में। और प्रोफेसर घाटे जो हैं इनका हाल में कमेंट भी आया था, उन्होंने कहा जो इतिहास का अध्ययन है, इतिहास का अध्ययन मानव समाज का वैज्ञानिक लेखा जोखा है। तो मानव समाज का जो वैज्ञानिक लेखा जोखा होता है उसी को उन्होंने कहा है यही इतिहास है। जेबी ब्यूरी आधुनिक काल के इतिहासकारों में सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास को साइंटिफिक अप्रोच पे लिखने का प्रयास किया, वैज्ञानिक पद्धति पे लिखने का प्रयास किया। वैज्ञानिक पद्धति जो सार्वभौमिक हो, जो तथ्य सापेक्ष हो, एविडेंस बेस्ड हो, साक्ष्य सापेक्ष हो, लॉजिकल हो, तार्किक हो, उसके बाद वह एक यूनिवर्सल अप्रोच रखता हो। ठीक है, वह कालक्रम के अनुरूप लिखा जाए, क्रोनोलॉजिकल आर्डर का उसमें पालन किया जाए, वह देश काल के सापेक्ष हो, उसमें समय निश्चित हो, उसमें टाइम निश्चित हो, उसमें स्थान निश्चित हो। ठीक है, तो अगर उसी अप्रोच से इतिहास लिखा जाता है तो वह इतिहास कहलाता है साइंटिफिक अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। जेबी ब्यूरी ने किताब बड़ी फेमस लिखी द आइडिया प्रोग्रेस, इनकी किताब है आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। आइडिया प्रोग्रेस में उन्होंने कहा, ये कहते हैं कि हिस्ट्री इज अ साइंस नो लेस नो मोर, इतिहास विज्ञान है न कम न अधिक। हिस्ट्री इज अ साइंस नो लेस नो मोर। और आधुनिक इतिहासकारों में सबसे प्रमुख इतिहासकार जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति पे सबसे ज़्यादा जोर दिया आधुनिक संदर्भ में, वे आपके हैं जर्मनी में के बर्लिन विश्वविद्यालय से जुड़े हुए रांके। इनका पूरा नाम है लियोपार्ड वान रांके। लॉर्ड एक्टन ने रांके को इतिहास का कोलंबस कहा है। तो रांके को कहते हैं इतिहास का
कोलंबस, कोलंबस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और रांके को आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का जन्मदाता कहता है। आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का जन्मदाता कहता है। रांके ने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस। इनकी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक, TEUTONIC, ट्यूटोनिक नेशंस। ट्यूटोनिक मतलब होता है जर्मन। हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस, ठीक है, नेशंस, ये महत्वपूर्ण किताब है। रांके ने वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया और रांके विश्व इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास में सेमिनार सिस्टम की शुरुआत किया। यहीं से इतिहास में कॉन्फ्रेंस सेमिनार शुरू हुए, ठीक है। रांके ने इतना जो महत्वपूर्ण काम किया वह बर्लिन विश्वविद्यालय से चला, इतिहास लेखन की प्रक्रिया, और यही प्रक्रिया आगे चल के विश्वव्यापी रूप से इतिहास लेखन को प्रभावित किया, इतिहास लेखन में बदलाव लाया। इसीलिए रांके के समस्त इतिहास के क्षेत्र में योगदान को कुल मिला के समग्र रूप से एक शब्द में कहते हैं बर्लिन रिवॉल्यूशन। तो बर्लिन रिवॉल्यूशन जो है आपका बर्लिन क्रांति या बर्लिन रिवॉल्यूशन, ठीक है, यह रांके के विचार हैं, रांके के योगदान है इतिहास लेखन में, और जो आपको यह बताते हैं कि रांके ने इतिहास लेखन के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है। रांके कहता है कि इतिहास को लिखते समय हमें जैसा हुआ है वैसा ही लिखने की पद्धति स्वीकार करनी चाहिए। हमको इतिहास को जैसा हुआ है, ठीक है, एज द थिंग्स एक्चुअली वर, हमको इतिहास लेखन करते समय इसी पैरामीटर का पालन करना चाहिए, ठीक है, एज द थिंग्स एक्चुअली वर, जैसी वस्तुएं थी, जैसी बातें हुई थी, जैसी घटनाएं घटित हुई थी, उनकी व्याख्या वैसे करना चाहिए। अब आगे कहता है कि इतिहासकार का परम लक्ष्य है कि घटनाओं की व्याख्या न करे, इतिहासकार को घटनाओं के वर्णन तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए, ठीक है। हिस्टोरियंस शुड फॉलो द पैरामीटर ऑफ डिस्क्रिप्शन नॉट द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। हमें अगर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो ऐतिहासिक घटनाओं के साथ, ऐतिहासिक डेटा के साथ और इतिहास लेखन के साथ जो होगा वह मैनिपुलेशन होगा। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम इतिहास में जैसा घटनाएं घटित हुई हैं, जो हमारे पास साक्ष्य हों, जितना साक्ष्य बोलते हों उतने साक्ष्य का वर्णन कर दें, उनको डिस्क्राइब करने का प्रयास, अपने विचार, अपनी बातें, अपने दृष्टिकोण, अपनी जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, अपनी मानसिकता को उसमें मिलाने का प्रयास न करें। नहीं तो इतिहास वह ऑब्जेक्टिव न होकर इतिहास सब्जेक्टिव हो जाएगा और इतिहास जो होगा मैनिपुलेटेड हो जाएगा, इतिहास वास्तविक इतिहास नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसी बात तथ्य पे आगे बढ़ देते हुए मार्क ब्लॉक कहता है हिस्टोरियंस क्राफ्ट में, मार्क ब्लॉक का एक फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है हिस्टोरियंस क्राफ्ट, इतिहासकार का शिल्प। इतिहास शिल्प मतलब कारीगरी या टेक्निक। इतिहासकार की कारीगरी यही है, यही कुशलता है कि उसे अपने बातों को केवल वर्णन तक सीमित रखना चाहिए, उसको अनावश्यक जज बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो कहता है द मानिया ऑफ बीइंग जजमेंटल इज द सैटेनिक एनिमी ऑफ द ट्रू हिस्ट्री। कहता है निर्णय लेने का उन्माद वास्तविक इतिहास का शैतानी दुश्मन होता है। इसीलिए हम लोगों को इतिहास लेखन करते समय अनावश्यक जज बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको केवल ऐतिहासिक घटनाओं का उतना ही वर्णन करना चाहिए जितना हमारे पास साक्ष्य प्रस्तुत होते हो, मिलते हो, ठीक। अगला देखते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे हमने चर्चा किया। आगे देखते हैं। इसके बाद इतिहास लेखन का एक और नया दृष्टिकोण आया जिसे आप कहते हैं, जिसमें हार्डर और माइकलेट हैं। इसके प्रमुख कौन है? हार्डर और माइकलेट है। इन्होंने राष्ट्रीय चरित्र संस्थाओं का सिद्धांत दिया, हार्डर और माइकलेट, ठीक है, हार्डर माइकलेट। इन्होंने कहा कि इतिहास लेखन का स्वरूप जो होता है वह किसी राष्ट्र के चरित्र, उसकी प्रकृति, उसकी परंपराओं पर निर्भर करता है, ठीक है। उसी के अनुरूप इतिहास लेखन किया जाता है और उसी तरह के कारण भी ढूंढे जाते हैं और परिणाम भी निकालने का प्रयास होता है। तो राष्ट्रीय चरित्र और संस्थाएं जो होते हैं इतिहास लेखन में बहुत प्रभाव डालते हैं। देखते होंगे कि बहुत तेजी से चर्चा होता है, तेजी से आजकल, जिसे कहते हैं स्यूडो नेशनलिज्म, छद्म राष्ट्रवाद,
ठीक है। तो कभी कभी इसी के माध्यम से छद्म राष्ट्रवाद तक को भी व्यक्ति छद्म राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर व्यक्ति इसकी व्याख्या कर देता है। ओके, तो ये भी इतिहास के साथ मैनिपुलेशन हो जाता है। तो ये भी एक घटना खोजने का या एक कारण खोजने का तरीका है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है आपका भौतिक एवं आर्थिक दृष्टि। भौतिक एवं आर्थिक दृष्टि इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसे सबसे ज़्यादा इसे प्रमोट किया है वो कार्ल मार्क्स हैं और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों के सम्मिलित विचारों को कहते हैं मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। मार्क्स कहते हैं आज द हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स कहता है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यद्यपि स्टेटमेंट जो है फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया था। यह जो मार्क्सवाद का मूल आधार है, इसमें कहता है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए अतीत काल से लेकर वर्तमान तक लगातार संघर्ष चल रहा है और वही संघर्ष आज तक चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वास्तव में वर्तमान व्यवस्था देखने के बाद ऐसी लगती है कि विश्व में तीन ही सिद्धांत सत्य हैं। एक है मार्क्स का भौतिकवाद, दूसरा आपका है डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और तीसरा है महात्मा बुद्ध का चत्वारि आर्य सत्य, जिसमें बुद्ध ने कहा कि संसार केवल संसार दुखमय है, संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों जो है रिलेवेंस हैं और कुछ नहीं है। कहते हैं किच्चम दुखम फुस्सम दुखम, ठीक है, कड्डमान। हाँ, तो उन्होंने उसका सिद्धांत दिया। तो उन्होंने कहा कि कुल मिला के यही महत्वपूर्ण सिद्धांत लगता है। भौतिकवाद जो आर्थिक दृष्टि है, कितना भी नकारा जाए, लेकिन वर्तमान में सबसे प्रभावशाली विचारधारा जो है यही है। ठीक है, शासन सत्ता। मार्क्स कहता है सेवा का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन, सामाजिक स्वामित्व का उत्पादन, सब उत्पादन होता है। जिसके पास भौतिक संसाधन जितना है वह उतना ज़्यादा सेवाओं पर अधिकार कर रहा है। ओवरऑल आते हैं तो मार्क्स ने पूरा भौतिकवादी दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या किया, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत। इसी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में उन्होंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का सिद्धांत दिया, और उसी डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत दिया, जिसकी व्याख्या उन्होंने अपने बुक जर्मन आइडियोलॉजी में किया है। ओके, और मार्क्स के भौतिक दृष्टिकोण आपको कहाँ पाएंगे? मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी पाएंगे। ठीक है, मार्क्स एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ठीक, जबकि द पॉवर्टी ऑफ हिस्ट्री कार्ल पॉपर की है। अच्छा, अब आगे थोड़ा और चर्चा करते हैं। इसके अलावा एक अन्य दृष्टिकोण है नियतिवादी। इतिहास की नियतिवादी का दृष्टिकोण मतलब ये है, एक है डिटर्मिनिज्म थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में जो नियतिवाद है, यह इस बात पे बल देता है कि इतिहास या इस संसार की नियत जो है, भाग्य जो है, पहले से निर्धारित है। जैसे मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था की खामियों में ही पूंजीवाद का अंत निहित है, और पूंजीवाद अपनी कमियों के कारण ही सर्वहारा वर्ग, जिसे कहते हैं प्रोलेटेरिएट क्लास, को मजबूर करेगा। और प्रोलेटेरिएट क्लास जो होगा वह उनके खिलाफ लामबंद हो जाएगा, एक हो जाएगा, जिसे कहता है मार्क्स यूनाइट ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव नथिंग टू लूट बट योर चेंस। ठीक है, जिसे कहते हैं प्रोलेटेरिएट इंटरनेशनलिज्म, सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयतावाद का विचार। इसमें सब लोग एक हो जाएंगे और एक होकर पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, पूंजीवादी पद्धति को समाप्त कर देंगे, और पूंजीवादी पद्धति को समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एज ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपका ये कहते हैं कि इतिहास की जो नियति है वह आर्थिक स्थितियों में व्याप्त है, भौतिक अवस्था में व्याप्त है। इसीलिए मार्क्स के संपूर्ण सिद्धांत को हम आर्थिक नियतिवाद या ऐतिहासिक नियतिवाद भी कहते हैं। ऐतिहासिक नियतिवाद इसको वो कहते हैं, ये आपका है हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, थियोरी ऑफ हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म। इसी को कहते हैं आपके आर्थिक इतिहास व्याख्या या आर्थिक इतिहास लेखन। ठीक है, तो नियतिवाद भी जो है एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जो इतिहास की नियत के माध्यम से भी इसमें कहा जाता है। इसमें भी आपके स्मिथ ने काम किया है, कार्ल मार्क्स ने काम किया है, इसमें आपका डिकिंसन ने काम किया, बहुत लोग हैं। और अगले दो अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, एक है थियोरी ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का सिद्धांत, थियोरी ऑफ
सरकम CIRCUMSTANC सरकम स्टांसेस थियरी ऑफ सरकम स्टांसेस देखते हैं क्या है। परिस्थितियों का सिद्धांत। परिस्थितियों का सिद्धांत मतलब ये कहता है कि इतिहास के निर्माण में परिस्थितियां भी प्रभावशाली होती हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए परिस्थितियों के आधार पर भी इतिहास को देखा जाना चाहिए और इसकी जो व्याख्या है वह परिस्थितियां भी किसी भी ऐतिहासिक घटना के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक का काम करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसीलिए परिस्थितियों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। परिस्थितियों के कारण बहुत सारे साम्राज्य जो का उदय और अस्त होता है। परिस्थितियों के कारण ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और जाती हैं और परिस्थितियों के कारण ही शिवाजी आज का उद्भव संभव हो पाया। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। परिस्थितियों के कारण ही आपके पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र हमेशा आक्रांत रहा। सबसे ज़्यादा आक्रमण वहीं से विदेशों के हुए, चाहे आपके हकामसी हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे शक हो, कुषाण हो, पहलव हो, ठीक है, जितने भी हो सब वहीं से आक्रमण करते हैं, चाहे इस्लामिक हो। ओके, तो मतलब होता है परिस्थितियों का भी इतिहास लेखन महत्व होता है। तो परिस्थितिगत इतिहास लेखन भी आज का एक नया दृष्टिकोण है और वर्तमान का सबसे नवीनतम दृष्टिकोण है जो, ठीक है, वह है पर्यावरणीय इतिहास लेखन। ठीक है, पर्यावरणीय है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री जो है, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री वर्तमान इतिहास लेखन का, एनवायरमेंटल अप्रोच ऑफ हिस्ट्री वर्तमान इतिहास लेखन का सबसे नवीनतम दृष्टिकोण है, जिसके प्रतिपादक हैं रामचंद्र गुप्त। ठीक है, ये कहते हैं पर्यावरणीय इतिहास लेखन में कि इतिहास के निर्धारण में पर्यावरणीय दशाओं का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण ही अनेक घटनाएं घटित होती हैं। तो इन घटनाओं के पीछे पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाना जरूरी होता है। यह वर्तमान इतिहास लेखन का सबसे नवीनतम दृष्टिकोण है। जैसे कि हमने कहा कि जितना शिवाजी का व्यक्तित्व था उतना ही ज़्यादा महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, उतना ही महाराष्ट्र की परिस्थितियाँ, उतना ही महाराष्ट्र की पर्यावरणीय दशाएं भी उत्तरदायी थी। क्योंकि आपको पता है कि मुगलों की जो सबसे बड़ी शक्ति थी वह उनका तोपखाना था, उनका उस्मानी पद्धति और तुलगुमा पद्धति था। लेकिन अगर हम देखें तो जो मराठवाड़ा की स्थिति थी, भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति थी, उसमें क्या था, वह उबड़ खाबड़ युक्त क्षेत्र था। बहुत जगह पे उसमें छोटे छोटे पर्वत झील आदि थे, पर्वत पठारी क्षेत्र था। इसी के कारण मुगल कभी भी मैदानी एरिया में शिवाजी का सामना नहीं कर पाए। शिवाजी कभी उनके साथ मतलब मैदान में कभी आए नहीं। तो मैदान में न आने के कारण क्योंकि कभी भी मुगल जो हैं अपने तोपखाना आदि का प्रयोग के खिलाफ नहीं कर पाए। और यही एक महत्वपूर्ण तथ्य था जिसके माध्यम से शिवाजी का इमर्जन जल्दी से हो पाया। क्योंकि शिवाजी के इमर्जन के पीछे एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिवाजी का जो गोलीबार युद्ध पद्धति था, जो छापामार युद्ध पद्धति था, जिसे आप बर्गीगिरी की लड़ाई कहते हैं, ठीक है, जिसे आधुनिक काल में आप पेटी वार कहते हैं। तो जो पेटी वार था यह इसीलिए संभव हो पाया कि महाराष्ट्र की पर्यावरणीय दशाएं और भौगोलिक स्थिति। इसीलिए इतिहासकार जॉनसन कहता है कि भूगोल जो है इतिहास का नेत्र होता है। कहता है जियोग्राफी इज द आई साइट इज द साइट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो वह बताता है। तो मतलब पर्यावरणीय दशाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपका मैंने कुछ चर्चा किया कि पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र जो था इन्हीं के कारण से ऐसा हुआ। और बाद में जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं तो आप देखे होंगे कि यूरोपीय की अन्य कंपनियां, अन्य जो देश हैं वो सब तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करते हैं। कोई बोलन दर्रा से, कोई खैबर दर्रा से, कोई गोमल दर्रा से। लेकिन जो यूरोपीय कंपनियां आई वे सभी जो होता है वह जलयान के माध्यम से आती हैं। हाँ, वह आपके केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरती हैं। ठीक है, उन सब के माध्यम से आती हैं। तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारक था वहाँ की पर्यावरणीय स्थिति, वहाँ की दशाएं, परिस्थितियाँ और भौगोलिक स्वरूप। तो इन सब का अध्ययन हम कहते हैं ये ऐसे कारक होते हैं जो इतिहास लेखन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इन कारणों को भी महत्व देकर इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। ठीक है, अंतिम निष्कर्ष के रूप में आते हैं। अगर हम अंतिम निष्कर्ष पे जाएं तो इन द लॉन्ग रन हम कह सकते हैं कि इतिहास के निर्माण में कोई एक कारण नहीं होता बल्कि अनेक कारण होते हैं। दूसरी बात, ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे
इतिहास लेखन करते समय इसीलिए किसी भी इतिहासकार को एक कारण शब्द का नहीं यूज करना चाहिए। कारण के स्थान पे हम एक जो सलाह हो सकती है, कारण के स्थान पे हमें कारणों शब्द का प्रयोग करना चाहिए, काजेस का प्रयोग करना चाहिए। उसमें हमको वास्तविक कारण, गुप्त कारण, तात्कालिक कारण, अन्य कारणों को समग्र रूप से स्थान देते हुए उसे अंततः एक क्रमिक अवधारणा के रूप में हमें व्यक्त करना चाहिए, क्रमिक अवधारणा के रूप में लिखना चाहिए। और उसके अलावा उनकी परिस्थितियों को समझना चाहिए, कारणों के पीछे उद्देश्य क्या थे, उनके पीछे साधन क्या थे, अवसर कौन सा था, घटना कैसा था, साधन कौन कौन से थे, उसका तात्पर्य क्या निकला, आदि को उचित स्थान देते हुए अगर हम इतिहास लेखन करेंगे तो निश्चित तौर से हम कारणों के सापेक्ष में इतिहास लेखन कर पाएंगे। और कारण संपृक्त मतलब होता है मूल्य संपृक्त कारण, मतलब ऐसे कारक होने चाहिए जो अपना रिलेवेंस रखते हों, जो अपनी उपादेयता रखते हों, यूटिलिटी रखते हों, जो अपना प्रभाव रखते हों, जो इम्पैक्ट डालते हों किसी घटना पे। तो उन सभी को, चाहे वह आर्थिक कारक हो, चाहे सामाजिक कारक हो, चाहे वो पर्यावरणीय कारक हो, चाहे परिस्थितिगत कारण हो, इन कारणों को उचित स्थान देते हुए अगर हम इतिहास लेखन करेंगे तो वही इतिहास वास्तविक इतिहास होगा, वही इतिहास सत्य होगा, वही वस्तुनिष्ठ होगा, वही तर्कसंगत इतिहास होगा और वही आपका एक यूनिवर्सल हिस्ट्री होगा ओवरऑल। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।